नमस्कार। लीजिए, मैं एक नई कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूं। इस नई कहानी का नाम है भाभी मैना। अच्छी कहानी है। उम्मीद करता हूं कि आपको भी पसंद आएगी। शहर की एक गली के आमने सामने दो घरों के बीच बमुश्किल से 3-3.5 गज का फासला होगा। दो खिड़कियां भी पहली मंजिल पर आमने सामने ही खुलती थी। एक खिड़की में से सामने दीवार पर बड़ा सा शीशा टंगा हुआ दिखता था। इस कमरे में बाकी चीजें भी कम ही थीं। एक चारपाई, एक पीढ़ा, एक आले में 2-4 किताबें, तेल, दीवार पर 1-2 तस्वीरें और टोकरी में 2-4 कपड़े। ये एक छोटा सा कमरा था। इसमें सिवाय एक स्त्री के कोई दूसरी सूरत कम ही दिखाई देती थी। वो कभी कसीदा काटती, कभी किताब पढ़ती, कभी सिर झुकाए बैठी रहती और कभी शीशे के सामने खड़ी होकर कितनी कितनी देर तक बालों में कंघी किया करती। वो दिन में कई बार कंघी किया करती थी। घर वालों का ख्याल था कि वो कंघी के पीछे दीवानी है। उसके बाल लंबे भी बहुत थे। जब वो मुड़कर बालों की लंबाई देखती तो उसे अपने बाल टखनों को छूते दिखाई देते थे और अगर किसी ने उजाले में देखे होते तो उसकी चमक को वो भूल न पाता। इसमें भी कोई शक नहीं कि उसे अपने बालों पर बड़ा नाज था। वो जवान थी, बेहद खूबसूरत और लंबी। उसकी आंखों का रंग सामने वाली खिड़की में से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन उसकी छवि बड़ी मीठी थी, लेकिन आंखें उदास। वो कितनी कितनी देर तक अपनी खिड़की पे बैठी आंसू बहाती रहती। उसे कभी किसी ने खिड़की में से बाहर सिर निकालकर झांकते नहीं देखा था, लेकिन गली की औरतों को उसके बैठे होने का एहसास जरूर होता था और कभी कोई वहां से गुजरते हुए उसे आवाज भी दे लेती थी और वो प्रत्युत्तर में बड़े मीठे लहजे में जरा झुककर जवाब दिया करती थी। जब वो कमरे में नहीं होती थी तो खिड़की बंद हो जाती थी, किंतु जाड़ों में तीसरे पहर और गर्मियों में करीब 12 बजे उसकी खिड़की अवश्य खुलती थी। इस समय वो खिड़की में थोड़ा सा घूमकर बैठी होती और कभी कभी गली में झांक भी लिया करती। उस वक्त एक लड़का जो देखने में बच्चा सा ही लगता था, बस्ता उठाए गली के मोड़ से आता दिखाई देता। वो सब काम छोड़कर खिड़की की दरारों में से उधर ताकती रहती। वो लड़का भी कभी कभी ऊपर देखता और फिर अपने घर में घुस जाता। लड़के के सीढ़ियों चढ़ने की खटखट स्त्री के कानों में सुनाई देती। वो कभी उस घर में नहीं गई थी, पर उसे घर के जीने की सीढ़ियों की गिनती याद थी। हर सीढ़ी पर पड़ते कदमों को उनकी आवाज के साथ उसने कई बार अपनी छाती से कसकर दबाया था। दूसरे के घर में कोई दरवाजा खुलता, वो बगैर देखे जान लेती कि सामने वाली बैठक में कोई आया है। बस्ता एक और रखकर वो लड़का कुछ देर के लिए अपनी खिड़की खोलकर सामने वाली खिड़की की ओर देखता। स्त्री उधर नहीं देखती थी, पर उसे पता रहता था कि उसकी तरफ वे आंखें लगी हुई हैं, जिसकी राह वो रोज देखा करती थी। और अगर किसी दिन उसे स्कूल से लौटने में देर हो जाती थी तो वो आ रहे लड़के से पूछना चाहती थी, काका क्यों नहीं आया? लेकिन पूछा उसने कभी नहीं। काका आता, बैठक का दरवाजा बंद करके कोठे पर चढ़ जाता। इसी तरह बहुत सा समय गुजर गया। काका अब 13 बरस का हो रहा था। सामने वाली खिड़की में अब उसे कुछ अधिक ही स्वाद आने लगा था। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां, हमारे घर सभी आते हैं, लेकिन सामने वाले घर से कभी कोई क्यों नहीं आता? काका, हमारी गली में यही अकेला जैनियों का घर है। ये लोग मांस से बहुत परहेज करते हैं, इसलिए ये सिखों से कोई व्यवहार नहीं रखते। पर मां, हम तो मांस नहीं खाते, पर ये समझते हैं ना कि सारे सिख मांस खाते हैं। तो क्या ये लोग घर से भी बाहर नहीं निकलते? निकलते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखी घर है। मौत ने इस घर को उजाड़ कर रख दिया है। एक ही बेटा बचा था, उसकी शादी की, लेकिन 2 ही साल में वो मर गया। लेकिन उस वक्त ये प्रेग्नेंट थी, तो मरने के बाद इसको एक बच्चा हुआ। वो भी साल भर में ही मर गया। अब तीनों विधवा औरतें रोने धोने को रह गई हैं। अच्छा, वो बच्चा किसका था? मैना का, जिसे तुमने कई बार खिड़की में बैठे देखा होगा। मां, वो हर समय खिड़की में क्यों बैठी रहती है?
ये लोग जवान विधवा बहुओं को बड़ी रखवाली करते हैं और फिर घर में काम भी ज्यादा नहीं है। अच्छा, रखवाली क्यों करते हैं? अरे यूं ही, किसी के साथ घर की कोई बात कर बैठेगी, खुश जो नहीं रहती। माँ, हमारे घर जितनी औरतें आती हैं, किसी को आप कहती हो चाची कहूँ, किसी को मौसी कहूँ, किसी को बुआ कहूँ। अगर वो कभी मुझे मिल जाए तो उसे क्या कहकर बुलाऊंगा? कौन, मैं ना? पता नहीं, वो जो खिड़की में बैठी रहती है वो तुम्हारी भाभी है। इसका घर वाला गली के नाते तेरा भाई लगता था, बड़ा अच्छा लड़का था। अच्छा माँ, ये मैना किस तरह का नाम हुआ? क्यों, तुझे अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इससे पहले मैंने कभी इस तरह का नाम नहीं सुना ना। मैना वही होती है ना जो मामा जी के घर के पिंजरे में बैठी बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। तोता इतना अच्छा नहीं बोलता है। हाँ हाँ, वही होती है। माँ, मुझे एक मैना ला दोगी? काका, तू अपने मामा से कहना। और कुछ दिनों बाद काका के बैठक में एक पिंजरा टंगा हुआ था। जब वो छत पर जाता तो इस पिंजरे को भी संग ले जाता। अपनी मैना को काका ने सिखाया, भाभी मैना खिड़की में बैठी है। खिड़की वाली मैना ने काके के साथ बात नहीं की थी, लेकिन उसे बड़ा अच्छा लगता था जब पिंजरे वाली मैना कहती थी, भाभी मैना खिड़की में बैठी है। जाड़े की रातों में भाभी मैना अपने कमरे में सोती थी। इम्तिहान नजदीक होने के कारण काका भी कुछ दिनों से बैठक में सोने लगा। भाभी मैना को कई बार सोए हुए काका की सांसों की आवाज सुनाई देती थी। वो चारपाई से उठकर बहुत देर तक इस आवाज को सुनती रहती। उसकी उम्र अब 25 बरस की होने लगी थी और काका अभी पूरा 13 बरस का नहीं हुआ था। वो मन ही मन कहती थी, काश कभी मुझे इस बच्चे के संग बोलने की आज़ादी हो। जब वो स्कूल से लौट रहा हो, उस वक्त मैं खिड़की में से सिर निकाल कर उसे देख सकूं, उसके साथ बातें कर सकूं, और अगर वो बीमार पड़े तो मैं उसके घर जाकर उसकी चारपाई पर बैठ सकूं। बीमारी में भला किसी को किसी खराबी का क्या डर हो सकता है? फिर स्वयं ही कहती, मुझे इतनी आज़ादी कौन देने वाला है? मैं तो इसी कमरे में बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे बाल मेरी सास के बालों की तरह उड़ जाएंगे, काके का विवाह हो जाएगा, ये खिड़की फिर इस तरह खुली नहीं रहेगी, फिर मैं किस इंतजार में इस अंधेरी जिंदगी के लंबे दिन और लंबी रातें काटा करूंगी। ये सब सोचते सोचते उसका दिल बैठने लगा। वो बिस्तर पर से उठकर खिड़की में चली गई। चांदनी रात थी। खुली खिड़की में से हल्की हल्की चांदनी काके के चेहरे पर पड़ रही थी। काका गहरी नींद में सोया हुआ था। वो ऊंची ऊंची सांसें ले रहा था। मैना के मन में एक सवाल उठा। उसे दो घरों के बीच का फासला बहुत कम लगा। कितना अच्छा हो अगर ये दोनों खिड़कियों के बीच चारपाई डालकर पुल बना ले। वो सोचने लगी, काश वो काके के पास चली जाए। वो उसे जगाएगी नहीं, उसका मुख दूर से ही चूमकर अपने कमरे में लौट आएगी। लेकिन न तो ये फासला इतना कम था और न ही उसके चाव जितनी हिम्मत उसके अंदर थी। वो चारपाई पर आकर लेट गई। कुछ देर बाद काके की बैठक में से आवाज आई, भाभी मैना। वो चौंक कर फिर उठी, लेकिन वो तो पिंजरे की मैना की आवाज थी। काका तो उसी तरह सोया पड़ा था। उसी समय मैना की सास शायद पाखाना जाने के लिए उठी थी। उसे मैना के कमरे में से खटर पटर सुनाई दी। साथ ही उसे भाभी मैना की आवाज का भ्रमसा हुआ। उसने मैना को आवाज दी। मैना तुरंत बोल पड़ी। सास का शक पक्का हो गया। तू सोई नहीं थी मैना? रात तो आधी गुजर चुकी। जी बस यूं ही नींद खुल गई थी। सास कमरे में आ गई। उसे सामने वाली खिड़की में कोई सोया हुआ दिखाई दिया, आदमी का चेहरा। तू किसी से बातें कर रही थी? मैंने भला किसके साथ बातें करनी थी? सास ने पुनः सामने वाली खिड़की की ओर देखा। वो तो सरदारों का काका है, गहरी नींद में सो रहा है, मैना ने कहा। सास चली गई, लेकिन बेशक काका बिल्कुल बच्चा था और अपनी उम्र से भी अधिक भोला, पर था तो आखिर मर्द का बच्चा। विधवाओं का भला क्या काम कि वे बच्चों की ओर भी इस तरह देखें। मैना स्कूल से लौटते काके की ओर देखती है। काका भी आते ही पहले ऊपर की बैठक में जाता है और खिड़की खुली रखता है। पिछले साल की बनस्बत वो इस साल कुछ बड़ा सा मालूम पड़ता है। ये बातें सुनने वाली नहीं थी। ये छोटी छोटी बदलियां कई बार काली घटाएं बन जाती हैं। आज जब काका स्कूल से लौटा, मैना की खिड़की बंद थी। ये खिड़की रात में भी बंद रहने लगी। ये खिड़की काके की जिंदगी का भी एक हिस्सा बनती जा रही थी। उसका मन अब खेलों में भी इतना नहीं लगता था। माँ से
पूछने का कोई लाभ नहीं था, क्योंकि उस घर से माँ का कोई वास्ता नहीं पड़ता था। बस शादी ब्याह के अवसर पर ही भाजी देने दिलाने के लिए दहलीजें लांघी जाती थी। आज अंधेरी रात थी। मैना की खिड़की में से खटर पटर सुनाई दी, जैसे कोई चाबियां बदल बदल कर ताला खोलने की कोशिश कर रहा हो। फिर आहिस्ता से खिड़की खुली। मैना ने उठकर दरवाजे से कान लगाए, कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। फिर गली में झांका, फिर काके की सांस की आवाज सुनी। काका सो रहा था। उस अंधेरे में किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन मैना की प्यार भरी निगाहें काके का अंग अंग देख रही थी। दूसरे ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो काके की चारपाई पर बैठी हो, उसके कोमल बालों में उंगलियां फेर रही हो और उसे जगा रही हो। मैना के कानों में उसकी अपनी ही आवाज सुनाई दी, काका काका काका। काका हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैना को बड़ी शर्म आई। उसे अब मालूम हुआ कि वो मन में नहीं बल्कि मुंह से बोल रही थी, और काका जाग उठा है। अगर कोई और भी जाग गया तो? काका अपनी खिड़की में आ बैठा। वो भी महसूस कर रहा था कि खिड़की के अंधेरे में भाभी मैना बैठी थी। उसने कई बार चाहा था कि वो भाभी मैना के गले में बाहें डाल दे। जब से खिड़की बंद रहने लगी थी वो बेहद उदास रहता था। भाभी मैना, भाभी मैना। हाँ काका, मेरा सुंदर काका, लेकिन जरा धीमे। मैं धीमे से धीमी बात भी सुन लूंगी। मुझे भी आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। आप बहुत धीमा बोलते हो। हाँ मेरे प्यारे काका, आप इतने दिन कहाँ चले गए थे? मेरा कमरा हवालात बना दिया गया है, इस खिड़की को ताला लगा दिया गया है। सो क्यों? उस दिन तेरी मैना ने मुझे आवाज़ दी थी ना, मैं उठ गई थी, मुझे लगा था तूने आवाज़ दी है। मेरी शामत आई थी, मेरी सास भी उसी वक्त उठ गई। उसे लगा मैं तुझसे बातें करती रहती हूँ। तो फिर क्या हुआ? माँ ने बताया था आप मेरी भाभी हो। काका बहुत कुछ हो गया, फाटकों को ताले लग गए, इसलिए अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इस घर में ये मेरी आखिरी रात है। मैं तुझसे मिलकर जाना चाहती थी। तुम किसी को बताओगे तो नहीं? मैं नहीं बताऊंगा भाभी मैना, पर आप क्यों जा रहे हो? न जाओ, मैं बड़ा होऊंगा, मेरा विवाह होगा, मैं अपनी बीवी को आपके पास भेजा करूंगा, वो आपको बुलाया करेगी, आप उससे मिलने आया करना, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। आप न जाओ। लेकिन काका, अभी तो बहुत छोटा है। तेरी शादी दूर है, इतने बरस इस कैद खाने में कैसे काटे जाएंगे, जबकि तेरी ओर देखना भी मेरा बंद हो गया है। आप कहाँ जाएंगी? मैं वहाँ आपसे मिलने आऊँगा। नहीं काका, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मुझसे कोई मर्दजात बात नहीं कर सकेगा। नहीं 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 नहीं, आप वहाँ मत जाओ। मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने पूजनी बनने का फैसला किया है। पूजनी? वो क्या होता है? ऐसी औरतें जिनके सिर मुंडा होते हैं, मुंह पर पट्टियाँ बंधी होती हैं और पैर नंगे होते हैं। ना भाभी मैना, आप कभी ऐसी बात मत करना। उनकी आंखों पर बंधी पट्टियाँ कुछ और ही तरह की लगती हैं। काका, मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं रहा रे। उसने एक गेंद सी बनाकर खिड़की में से उसकी बैठक में फेंकी और कहा, मेरी ये निशानी याद रखना, सुबह ढूंढ लेना। इस वक्त खटर पटर करेगा तो कोई सुन लेगा और मैना की खिड़की बंद हो जाएगी। काके ने ताले में चाबी घुसाने की आवाज सुनी और शेष रात वो सो नहीं सका। दूसरे दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसकी माँ ने बताया कि मैना बड़ी दुखी थी। रोज उसकी सास उससे लड़ती थी और ताने देती थी। मैना तंग आकर घर से निकल गई है और लिख कर छोड़ गई है कि वो पूजनी बनने जा रही है। लेकिन माँ, वो यहां रहकर पूजनी नहीं बन सकती थी? नहीं, जिसे पूजनी बनना होता है ना, वो अपने शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर के मंदिर में जाकर रहने लगती है। वे लोग उसकी जांच पड़ताल करते हैं, अगर उसकी नीयत पर यकीन हो जाए तो उसकी पूरी हिफाजत करते हैं, उसे अच्छा खाना और अच्छा पहनने को देते हैं और कुछ दिनों के लिए उसे जो चाहे सो करने देते हैं। फिर उसका सिर मुड़ाकर उसे पूजनी बना देते हैं। उसके बाद न वो अच्छा खा सकती है, न अच्छा पहन सकती है, न ही मर्दों से बातचीत कर सकती है। भाभी मैंने गई कहाँ होगी? पता चल जाएगा। अगर वो किसी नज़दीक के शहर में होगी तो मुझे दिखा लाओगे? पिंडी में इनका बहुत बड़ा मंदिर है ना, वहाँ तेरी मौसी भी रहती है। अगर वहाँ होगी तो 2 दिन के लिए हो आना, तेरी मौसी तुझे दिखा देगी। जब कभी कोई पूजनी बनती है सारे शहर में बड़ी रौनक होती है। काके ने अपनी मौसी को लिख दिया कि वो उसका पता लगाए। 2 हफ्तों में ही सबको पता चल गया, सारी गली में मैना की ही बातें हो रही थी।
बड़ी अच्छी औरत थी, किसी ने उसका माथा तक नहीं देखा था। कितने खूबसूरत बाल थे, बालों की देखभाल भी कितना करती थी। उसे रूंड मूंड कर दिया जाएगा और नोच नोच कर एक एक बाल उखाड़ दिया जाएगा। बेचारी। काका मौसी के पास पहुंच गया। उसकी मौसी आज मैना को देखकर आई थी। उसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे, गहने भी। ये गहने लोगों ने उसे उधार में दिए थे। वे लोग गाना बजाना भी करवा रहे थे। जब मौसी को यह मालूम हुआ कि मैना काके की गली में ही रहती थी तो उसकी दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई। वो हर रस्म पर जाती थी। उसने काके को बताया कि मैना को बड़ा रूप चढ़ा हुआ है रे, कल उसे डोली में बिठाकर शहर में घुमाया जाएगा, लोग उस पर फूल बरसाएंगे, गुलाब जल छिड़केंगे। काका अपनी भाभी को देखने के लिए बड़ा बेताब था। उसने उसे हमेशा एक ही पोशाक में देखा था। वो उन कपड़ों में भी बड़ी अच्छी लगती थी। गहने उस पर कैसे लगते होंगे? काके ने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा था। मौसी उसका जिक्र करते हुए बताती थी कि मैना की मुस्कुराहट बड़ी ही मनमोहक थी। मैना का दिया हुआ रुमाल, उसकी निशानी काके की भीतरी जेब में थी। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन वो उस रुमाल को रोज देखता था। उसने हिंदी के अक्षर सीख लिए थे क्योंकि रुमाल पर मैना ने हिंदी में कढ़ाई की थी। बहुत प्यारे काका को उसकी भाभी की ओर से। उसकी मौसी ने बताया कि अगले दिन दोपहर के बाद मैना की डोली निकलेगी। वो सब बाजारों में घूमेगी, हर कोई उसे देख सकता है। काके ने दूसरे दिन मौसी के बाग में से बहुत सारे फूल तोड़कर रुमाल में बांध लिए थे और जब डोली उनके चौक के नजदीक से गुजरी तो वो जानबूझकर घर के लोगों से अलग हो गया। वो डोली देखकर ही लौटना नहीं चाहता था, बल्कि पूरे रास्ते डोली के साथ रहना चाहता था। वर्दी पहने लोग बाजे बजा रहे थे, जैनी लोग रुपए पैसों की वर्षा कर रहे थे। डोली में उसकी भाभी गहनों से लदी बैठी थी। बेशक उसका चेहरा कुछ और ही तरह का लग रहा था, लेकिन उसमें पहले वाली झलक भी थी। इस हंसते हुए चेहरे से कहीं अधिक काके को उसकी उदास आंखें प्यारी लगती थी। लोग कहते थे कि इस पूजनी को बेइंतहा रूप चढ़ा है, लेकिन इस आडंबर में काके को मैना भाभी के वे प्यारे नक्श पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे जब भी लगता कि भाभी उसकी ओर देख रही है, वो उस पर फूल फेंक देता। वो हाथ जोड़ देती थी, लेकिन वे हाथ काका के लिए नहीं थे। वो सोच रहा था कि इतनी बड़ी भीड़ में छोटा सा काका मैना भाभी देख भी कैसे सकती है। एक मोड़ मुड़ते समय अचानक डोली उसके बहुत करीब आ गई। जब फूलों की वर्षा हुई तो मैना ने हाथ जोड़ दिए। उसी वक्त काका फूल बरसाने लगा। तभी मैना ने उसे पहचान लिया। उसकी अधमुंदी आंखें खुलकर चौड़ी हो गई। उसने ध्यान से देखा, फिर हिम्मत करके डोली रोकने के लिए कहा, ये काका हमारी गली का है, मुझ पर फूल फेंकना चाहता है। उसके हाथ डोली तक नहीं पहुंच सकते, उसे 1 मिनट के लिए मेरे पास ला दो। एक अजीब सी बात थी, लेकिन पूजनी बनने वाले की बात टाली नहीं जाती। ला काका, तेरे ये फूल मैं ले लूं? तू बड़ी दूर से आया है, मेरे गली के काके। काका बहुत खुश हुआ कि भाभी मैना ने उसे पहचान लिया। पास बुलाकर हाथों की अंजूरी बनाकर फूल ले लिए। रुमाल भी नहीं लौटाया, शायद भाभी निशानी रखेगी। जुलूस मंदिर पर पहुंच गया। लोग विदा हो गए। मैना और उसके साथ की कुछ स्त्रियां मंदिर में चढ़ गईं। सीढ़ियों पर पैर रखने से पहले मैना ने देखा काका सामने वाली एक दुकान के तख्ते पर खड़ा था। मंदिर में बड़े पुजारी के सामने उसे बिठा दिया गया। क्या तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है? बड़े पुजारी ने पूछा। जी महाराज, कर लिया है। तुम्हें सारे कपड़े गहने उतार देने होंगे और फिर जिंदगी में तुम इन्हें अंगीकार नहीं कर सकोगी। जी महाराज, मुझे इनकी कोई चाह नहीं। तुम वही कुछ खा पी सकोगी जो हमारी श्रेणी के नियमानुसार होगा। जी महाराज, मुझे अच्छे भोजन की कोई जरूरत नहीं है। मर्दों को छूना तो दूर रहा, उनका ख्याल भी धर्म में विघ्न डालेगा, जिसे इस वक्त तुम चुन रही हो। मैना ने लंबी सांस ली। उसे जेब में रखा काके का रुमाल खुलता महसूस हुआ। उसे लगा जैसे रुमाल के छोर छोटी छोटी बाहें बनकर उसकी कमर के इर्द गिर्द लपेट गए हैं। कुछ संभल कर उसने उत्तर दिया, हां महाराज, ये भी कबूल है। अब तू उस कमरे में जाकर ये कपड़े उतार दे। जो कपड़े तुझे दिए जाएं वे पहन ले। उसके बाद तुझे अपने केश कटवाने होंगे और उसके बाद तुझे तेरी पूजनी माता बताएगी कि किस तरह उंगलियों की पोरों से एक एक बाल नोचा जाता है। बालों के काटने उखाड़ने का जिक्र सुनकर वो अपनी आह को रोक न सकी और साहस करके बोली, पूज्य पिताजी, क्या आप मुझे बाल रखने की आज्ञा नहीं दे सकते? ये कैसे हो सकता है? बड़ा पुजारी बेहद हैरान होकर बोला, मैं जानती हूं मेरी ये मांग अनोखी है,
मैना को यकायक अपने अंदर एक ताकत सी महसूस हो रही थी। लेकिन अगर आप मान लें, मैं कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगी। मेरे अंदर न जाने कौन सी गांठ है, मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगी कि सारी कौम अचंभा रहेगा, मेरे बाल न काटे जाएं। लेकिन ये तो कदापि नहीं हो सकता। तुम्हें पता नहीं था क्या? नहीं नहीं, मुझे पता था, मैं बाल कटवा लूंगी, लेकिन काटने का समय अभी नहीं आया है। मुझे लग रहा है कि मेरे बाल जिंदा हैं, वे मेरे प्राणों में से उगे हुए हैं। जब मैं इनमें कंघी करती थी ना, तो ये एक झटके में ही मेरी टांगों को छू लेते थे। इनमें कोई जिंदा स्पर्श था। कई बरसों से मैंने सिवाय इन बालों के किसी से बात तक नहीं की है। फिर वो माथा टेक कर बोली, हे परम पूज्य, एक बार अनहोनी भी करके देख लीजिए, आपको अपने निर्णय पर कभी पश्चाताप नहीं होगा। बड़े पुजारी का दिल पसिज गया। लेकिन पूजनी स्त्री के सिर पर बाल देखकर लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी ये बात नहीं मानी जाएगी। तो फिर हे पूज्य, मुझे 5 मिनट का मौका दीजिए ताकि मैं एकांत में अपने मन को समझा लूं। मैना ने मन मजबूत करके कहा, हाँ जाओ, सामने चबूतरे पर बैठकर सोच लो। मैना उठी और धीमे लेकिन मजबूत कदमों के साथ सामने वाले चबूतरे पर जा बैठी। ये कोई अनोखी औरत है। मैंने कई औरतों की यह रस्म अदा की है, लेकिन इस औरत की हर बात सोच में डाल देती है। अगर ये पूजनी बन गई ना, तो बड़ी शोहरत हासिल करेगी, महाराज ने कहा। लेकिन ये चबूतरे पर क्यों खड़ी हो गई है? दूसरे आदमी ने घबरा कर पूछा। बड़े पुजारी ने भी देखा मैना चबूतरे पर खड़ी हो गई थी। उसने अपनी अंगुलियां जूड़े में फेरी, जूड़ा खुल गया, बाल कमर से नीचे तक गिरने लगे। मध्यम हवा के झोंकों में बालों की रेशमी जुल्फें सरसरा रही थीं। कितने लंबे! ओह! सब उठकर सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े। छज्जे पर कोई औरत नहीं खड़ी थी। सब लोग नीचे पहुंच गए। बाजार में हाहाकार मचा हुआ था। एक लड़का क्षत विक्षत मैना के सिरहाने बैठा था। उसने बिखरे हुए बालों को माथे पर से हटाकर मांग सीधी कर दी थी। काले बालों में जगह जगह सिंदूर की तरह लहू चमक रहा था। लड़के की आंखों से जार जार आंसू बह रहे थे और वो नीचे पड़ी औरत की आंखों में देख रहा था। ये आंखें खुली हुई थीं। काके ने इन आंखों का रंग पहले कभी नहीं देखा था। वे उस काली रात जैसी स्याह थी जिस रात आखिरी बार उसने काके को जगाया था। लेकिन उस रात की गहराइयों में कोई सूरज छिपा हुआ था, तभी तो वो रात वो अंधेरे में भी देख सकती थी। वे अब भी उतनी ही काली और उतनी ही रोशन थी। वे खुली हुई थीं, लेकिन इस समय उनमें कोई सूरज नहीं था।